हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आप सेशन को मैं सेट पेपर 2 का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी अभी आपको लास्ट आधा घंटे पहले मैंने आपको पार्ट सेट पेपर 2 का पार्ट 2 मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया था। तो पार्ट 1 के अंदर आपको मैंने सारे आपके एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। पार्ट 2 के अंदर आपको मैंने 18 से लेकर के आपके 24 25 25 के ए तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। आज की इस क्लास के अंदर आप सेशन को पार्ट 3 के अंदर मैं आप सेशन को मैं जो 25 बी से आपके 28 तक क्वेश्चन जो आएंगे उसको मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। और मैप तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा ही दिया है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं जो करा रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके कल के एग्जाम के लिए। कल ही आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप सेशन को मैं करा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट, फटाफट से अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो जितने भी पार्ट्स है उसको जरूर देख लेना। और इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन पेपर मैंने कराया है, ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन पेपर को भी देख लेना, क्योंकि दोनों जो मैं आपको दोनों क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं दो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, वह आपके एग्जाम के लिए 2025 के आपके जो 2026 के एग्जाम के लिए आपका कल के एग्जाम के लिए आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। और इनमें क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन इसमें कई सारे क्वेश्चन के आने की संभावना अधिकतर क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और सारे क्वेश्चन जो आपके आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। लेट्स डू इट, फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, और आपसे स्टूडेंट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आपसे स्टूडेंट नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर देना। क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ, इसलिए फटाफट से आप कर दीजिए। चलो करते हैं, हमारा 25 ए तक हमने कंप्लीट कर लिया था, हमारा इसका अथवा वाला क्वेश्चन करना था, करते हैं 25 बी। ठीक है, करते हैं। ठीक है, बी हमारा विश्व में उच्च प्रौद्योगिकी दो की मुख्य विशेषता की व्याख्या कीजिए। विश्व में उच्च प्रौद्योगिकी जो भी दो जो उच्च प्रौद्योगिकी का वह यूज करते आएंगे, ठीक है, तो उनकी विशेषता क्या होती है, उनके अंदर विशेषता, ठीक है, वह हमारे को बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये रहा हमारा यहाँ से। तो हमने यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। देखो पहला हमने, देखो यहाँ से आपको जो अलग अलग दिख रहा होगा ना, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट है, और ये आपका पांचवा पॉइंट है, और ये आपका छठा पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। और ये आपका सातवां पॉइंट है। तो इसमें मैंने टोटल कितने पॉइंट दिए, आपको 7 पॉइंट दिएंगे, कोई भी आपको 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है, याद करके सारे सातों के सातों पॉइंट जो आपके आसान है। तो चलो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा है, इन उद्योगों के उत्पाद वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहद परिष्कृत और जटिल, परिष्कृत मतलब कि जटिल और सुधरे हुए होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब कि उनका जो निर्माण की चीजें होती हैं, जो भी जिस तरह से निर्माण किया तो जटिल होता है। और सुधरे हुए मतलब सुधरे हुए मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी वाले होते हैं। ठीक है, तो ये इनके उत्पाद जो होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं। पहले सीधी सीधे सीधा सीधा से बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट आएगा, इन उद्योगों में गहन शोध और विकास का प्रयोग किया जाता है, और जिसके आधार पर नए आविष्कार और तकनीकी विकास किए जाते हैं। इन उद्योगों की विशेषता है। थर्ड हमारा, संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतम भाग व्यावसायिक सफेद कॉलर श्रमिक का होता है, मतलब कि संपूर्ण श्रमिक शक्ति, ठीक है, संपूर्ण जो शक्ति रहता है, मतलब जो भी काम करने वाले जो लोग रहते हैं इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में जो काम करने वाले जो लोग रहते हैं, उनका जो काम करने वाले लोगों का पता क्या होता है, काम करने वाले का लोगों का जो अधिकतम भाग होता है सफेद कुलल श्रमिक होते हैं। मतलब कि उसमें ना अधिकतर श्रमिक का मतलब कि इसके अंदर में श्रमिक का अधिक से अधिक श्रमिक जो लेबर होते हैं कि या कम कुशलशील होते हैं, जिसके अंदर स्किल नहीं होता, वह इसकी सब इस लोगों के अंदर में अधिक से अधिक वह काम नहीं करते, उनकी संख्या ना कम होती है इन लोगों के अंदर में। ठीक है, और जो आगे पढ़ते हैं, जो तकनीकी इंजीनियरिंग या शोध कार्यों में निपुण होते हैं, और जो इसके अंदर सफेद कलर वाले जितने भी लोग होते हैं वे अपने तकनीकी इंजीनियरिंग शोध कार्य में निपुण होते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसके सिंधी लोगों के अंदर में आपके जो जिनके पास स्किल नहीं होता ना, वह काम करते ही नहीं है, और जिनके पास स्किल होता है वह लोग अधिक से अधिक इसके अंदर में काम कार्य करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। चौथा हम पॉइंट लिख सकते हैं, इन लोगों में यंत्र, ठीक है, रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन और निर्माण, धातु पिघलाने, शोध और शोधन के इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीजों को इस्तेमाल किया जाता है इन उद्योगों के अंदर में। फिर हमारा ये उद्योग अक्सर प्रमुख महानगरों में परिधि क्षेत्रों में स्थित होते हैं, परिधि में महानगरों के आसपास में स्थित होते हैं, और नए औद्योगिक भूदृश्य का निर्माण करते हैं, नए औद्योगिक संरचना का निर्माण करते हैं, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र को महानगर के चारों ओर, महानगरों के आसपास में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और जहां पारंपरिक उद्योगों की तरह धुआं और ठीक है, जहां पर हमारा उगलती चिमनियां नहीं होती, मतलब कि इसके उद्योगों में जहां पर पारंपरिक उद्योगों की धुआं, जहां से पारंपरिक उद्योगों में से जैसे कि धुआं निकलता है और उगलती चिमनियां होती हैंगी, ठीक है, मतलब कि सीधी सीधी बात, धुआं निकलने वाले जो भी चिमनी होते हैं वह उन सभी उद्योगों के अंदर में नहीं होता, मतलब कि साफ सुथरे वाले उद्योग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिक्स पॉइंट ये है।
7 पॉइंट ये है, तो जो भी आपको आसान लगे, सभी पॉइंट्स वैसे आसान है, तो उनको आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, और सारे कुछ पॉइंट्स आपके आसान है, इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सब आपके अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और कल आप क्या करना है, एक बार रिवीजन मान लेना, आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है, विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र की वृद्धि और महत्वपूर्ण का महत्व मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। मतलब कि विश्व अर्थव्यवस्था के विकास के अंदर में हमारे को विश्व के अर्थव्यवस्था का विकास करना है, विश्व की अर्थव्यवस्था का विकास करना है, तो उसमें हमारे को सेवा क्षेत्र की विधि, हम सेवा क्षेत्र की जो विधि महत्व का मूल्यांकन करना है, मतलब कि में सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में, ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में जो सेवा क्षेत्र का जो सेवा क्षेत्र की जो विधि हुई है कि उसका जो महत्व है हमारे को लिखना है, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये रहा हमारा पहला, हम लिखेंगे इसके विधि, सेवा क्षेत्र की जो विधि है, विधि के बारे में हम यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो तकनीकी प्रगति या प्रगति या ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डेटा के उपयोग से सेवा क्षेत्र में त्रिविधि हुई है, विशेषकर संचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के बाद, ठीक है। तो हम लिखेंगे तकनीकी प्रगति होने के कारण, तो हमारे जो तकनीकी प्रगति के कारण हमारा जो सेवा क्षेत्र की विधि हुई है, ठीक है। तकनीकी प्रगति फिर से पढ़ते हैं, ज्ञान आधारित हमारा अर्थव्यवस्था हो गया, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डेटा के उपयोग से सेवा क्षेत्र में क्या हुआ, वृद्धि हुई है, और विशेष संचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के बाद, ठीक है। तो इसके कारण हमारा सेवा क्षेत्र की वृद्धि कैसे हुई, इन सब चीजों के कारण हुई, तकनीकी विकास, तकनीकी प्रगति के कारण हमारा सेवा क्षेत्र की विकास हुई है। आगे बात करते हैं इसका महत्व, विश्व अवस्था में सेवा क्षेत्र का जो महत्व है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है यहाँ से भी यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं, महत्व की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, इसके अलावा हमारे को 4 पॉइंट लिखने होंगे, जिससे कि हमारे को 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा होगा रोजगार सृजन, ठीक है। रोजगार सृजन, सेवा क्षेत्र रोजगार के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी कम होती है और आर्थिक स्थिरता आती है, ठीक है। ये फायदा रोजगार में वृद्धि करता है। नेक्स्ट हमारा आय में वृद्धि, इस क्षेत्र से प्राप्त आय कुल राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे आर्थिक विकास को बल मिलता है, मतलब कि जीडीपी को बढ़ाता है, इससे आय जो होता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं चौथा पॉइंट, यहाँ पर चौथा पॉइंट रहेगा हमारा आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास सेवा, ठीक है। तकनीकी विकास, सेवा क्षेत्र तकनीकी उन्नति और नवाचारों को बढ़ावा देता है, जो देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब कारण हम लिख सकते हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, ये हमारा संचार की जो विधि कैसे हुआ है, उसका महत्व क्या है, ये सब हमारे पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये सब हम लिख सकते हैं। 5th पॉइंट आपका ये है, जो भी आपको आसान लगे वह आप लिख देना। 6th पॉइंट ये है, 7 ये है, 8th ये है और 9 ये है, ठीक है। सभी आसान पॉइंट है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कभी दोनों में से कोई एक का आंसर देना है आपको ना। देखो यह आपका जो क्वेश्चन हो गया 25 से लेके 28 क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत आसान है सारे, एक तरह से ना आपको इजी बना दिया गया। क्यों, कैसे इजी बना दिया आपको, ये सब क्वेश्चन में आपको ऑप्शन वाले दे दिए, जो भी ऊपर से जो भी आता हो कर सकते हो। तो मैं तो ये बोलूंगा सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आने के सवाल आपके एग्जाम करना बहुत ज्यादा है, तो हर एक पॉइंट्स याद कर लेना जरूर, ठीक है। अगर अभी तो मैं 50% यहाँ पे याद करा देता हूँ, 50% प्लीज रिविजन जरूर कर लेना, आपको पूरा याद हो जाएगा। बी करते हैं, विश्व अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार सेवाओं की वृद्धि और महत्व का मूल्यांकन करना है। तो अर्थव्यवस्था में जो हमारा विश्व अर्थव्यवस्था में जो परिवहन है हमारा है, संचार सुविधाओं की जो वृद्धि हुई है, उसका जो महत्व है उसका बताना है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहला हमने लिखा है, पॉइंट लिखा है हमने, ठीक है, एक सेकंड मुझे ना। पहला पॉइंट ये हमारा, परिवहन और संचार किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे हैं। वह व्यापार, नवाचार, विदेश निवेश और सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देते हैं, जिससे उत्पादकता, आय, जीवन स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, आर्थिक विकास और व्यापक सुगमता। आर्थिक विकास होता है इससे व्यापक सुगमता, मतलब कि एक व्यापार सुगमता, मतलब व्यापार के अंदर में आसानी होना। परिवहन सेवाएं कारखानों तक कच्चे माल और बाजारों तक तैयार माल की आवाजाही को सक्षम बनाती है, जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार सुगम होता है, व्यापार करना आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे, औद्योगिक विकास को बढ़ावा, ठीक है। औद्योगिक, आप चाहो तो इसको, ये जो हेडिंग दे रखा है कॉमर्स पे, इसको ना लिख करके आप सिर्फ इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुशल, ठीक है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं, तो कुशल परिवहन उत्पादन, ठीक है, कुशल परिवहन उत्पादन और वितरण
की लागत समय को कम करता है, जिससे औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है, मतलब औद्योगिक अधिक से अधिक उद्योग धंधे को लगाने को मदद मिलती है इससे। फोर्थ तो हम लिख सकते हैं कि रोजगार सृजन, यह दोनों क्षेत्र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से असंख्य रोजगार सृजित करते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं, रोजगार को बढ़ाते हैं। फिफ्थ तो हम लिख सकते हैं आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच, परिवहन, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इतना भी लिखे, इसको बिना लिखे भी यहाँ से हम लिख सकते हैं। परिवहन हो गया, परिवहन, भोजन, दवा, अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हम लिख सकते हैं। ये 5 पॉइंट थे, ये 6 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है, जो भी आपको बेस्ट 5 पॉइंट लगे, आसान लगे, उसको याद कर लें, ठीक। हाँ, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 27 का ए है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, भारतीय जनसंख्या की ग्रामीण और शहरी विशेषता का विश्लेषण कीजिए। भारतीय जनसंख्या हमारा जो शहरी जनसंख्या, ठीक है, शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या की विशेषता बताना है बस, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहला जो हमारा है ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता, ठीक है, तो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर में ग्रामीण जनसंख्या के नाम कितने पॉइंट लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या के बारे में मैंने कितने पॉइंट लिख रखे, 4 पॉइंट लिख रखे हैं, कोई 3 पॉइंट लिखेंगे यहाँ से, 3 पॉइंट ऊपर से लिखेंगे, ग्रामीण विशेषता के बारे में लिखेंगे, और 3 पॉइंट शहरी विशेषता के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट्स है ना सारे एक जैसे ही रहेंगे। देखो, आजीविका, ठीक है, ग्रामीण ग्रामीण के क्षेत्रों के अंदर में रोजगार, आजीविका मतलब क्या है, रोजगार होता है। अधिकांश ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंध गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र, मतलब किसी से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं, इनका रोजगार ये होता है, ठीक है। तो आगे करते हैं, ये भी लिख देना, छोटा छोटा लिख देना इसको भी। जीवन शैली, यहाँ जीवन पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक और सामुदायिक आधारित और संयुक्त परिवहन, ठीक है, संयुक्त परिवार प्रणाली के प्रति झुकाव वाला होता है, मतलब कि सभी के सभी लोग पारंपरिक रूप से जीते हैंगे, सामुदायिक आधारित होता है, समाज के बीच में जो अपना संबंध होता है बहुत ज्यादा घनिष्ठ होता है, और सभी के सभी जो परिवार के जो भी मेंबर होते हैं सभी के सभी साथ में रहते हैं, ये सब। एंड धनत्व और साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है, और साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम होता है, ठीक है। ये हम पॉइंट सीखते हैं। आगे बात करते हैं जनसंख्या, शहरी जनसंख्या की विशेषता, आजीविका के बारे में बात करें, रोजगार के बारे में बात करते हैं। शहर वासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक मतलब उद्योग धंधा हो गया, और तृतीयक सेवा या व्यापार या परिवहन क्षेत्र में होता है, ठीक है। सेकंड हम लिखे धनत्व, उच्च जनसंख्या धनत्व, ठीक है, इसके और शहरी क्षेत्र के में उच्च जनसंख्या धनत्व और बेहतर बुनियादी ढांचा, पक्की सड़कें, बिजली, शहरों, ठीक है, शहरी क्षेत्रों की पहचान है ये। जीवन स्तर की बात करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधुनिक सुविधाओं तक पहुंच के कारण जीवन स्तर उच्च होता है, लेकिन यह झुग्गी बस्तियां और प्रदूषण की समस्या भी है। तो ये सब पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में श्रमजीवी जनसंख्या संगठन की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या संगठन मतलब कि जो भी मेहनत करने वाले लोग सब होंगे, तो उसके अंदर महिलाओं की संख्या कितना आएगा, पुरुषों की संख्या कितना आएगा, कौन से क्षेत्र से ज्यादा श्रम की जनसंख्या, जहां से कौन सी जगह से ज्यादा मजदूर, ज्यादा श्रमिक जनसंख्या आता है, किस राज्य के अंदर में श्रमिक जनसंख्या बहुत कम आएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इससे एटीसी ये सब हमारे को बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। तो चलो करते हैं, पहला हम पॉइंट हम लिखेंगे ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है, तीसरा ये है, चौथा पॉइंट ये है, और पांचवा पॉइंट हमारा ये है, सिक्स्थ ये है, सेवंथ ये है, आठवां ये है, ठीक है। 8 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, कोई भी जो भी आपको बेस्ट 5 पॉइंट लेगा, आसान सा लेगा, उसको हमारे को याद करना है। तो निम्न कार्य, जैसे कि निम्न कार्य सहभागिता, ठीक है, दर, भारतीय निम्न कार्य सहभागिता दर, मतलब कि भारत में कुल जनसंख्या का डैश ही कार्यरत है जो आश्रितों की उच्च जनसंख्या को दर्शाता है। मतलब कि जैसे कि मतलब है कि यहाँ पे ये है कि भारत आप निम्न कार्य सहभागिता, मतलब कि जो अधिकतर जो लोग है ना, जो भी मेहनत करने वाले लोग हैं भारत के अंदर में, वह अधिक, मतलब कि जो कार्य करने वाले लोग वह अधिक से अधिक नहीं है, ठीक है, कम ही लोग जो है कार्य करने के लिए हैं, कि कार्य करने वाले हैं। जैसे कि देखो, भारत में कुल जनसंख्या का 10% 2011 की ही कार्यरत है, मतलब कि इतना 40% लगभग मान लो 40% लोग ही कार्य कर रहे हैं, बाकी 60% क्या है वह आश्रित है, वह दूसरों पे क्या है आश्रित है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि फैमिली वाले हो गए, महिलाएं हो गई, कुछ कोई बुजुर्ग हो गए, इस सब 60% उनके जनसंख्या के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो आश्रितों की उच्च जनसंख्या को दर्शाता है। तो हमने बता दिया कितने लोग हमारे देश के अंदर में, कितने लोग हमारे काम कर रहे हैं और कितने लोग हमारे आश्रित हैं, दूसरों पे निर्भर हैं। तो हम इसके जो आंसर है, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से ये भी लिखे, हम यहाँ से लेकर के इसका आंसर यहाँ भी ऐसे भी इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, यद्यपि इसमें गिरावट आ रही है, यद्यपि इस वाले कृषि निर्भरता पे क्या हमारा गिरावट, हम ये पॉइंट भी लिखेंगे
ठीक है, ये पॉइंट भी लिख ही देना, याद कर लोगे, अगर याद हो जाए तो ठीक है, अगर याद ना हो तो भाई यहाँ से लिख देना, ठीक है। कृषि पर आधारित निर्भरता, यद्यपि इसमें गिरावट आ रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हमारा 59% पुरुष और 75% महिला श्रमिक अभी भी कृषि और हमारा प्राथमिक गतिविधि में लगे हुए हैं। तो ये हो गया। लिंग आधारित असमानता, महिला श्रमिक भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है, मतलब कि महिलाएं जो हर एक काम के अंदर भागीदारी नहीं है उनका, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में भिन्न होती है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाएं सबसे ज्यादा श्रम की बात की जाए तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। फोर्थ हम लिख सकते हैं ग्रामीण नगरीय विभाजन, ग्रामीण श्रमिक मुख्य रूप से कृषि कार्यों में है, जबकि शहरी क्षेत्र में 59 पर पुरुष और 55% महिला श्रमिक प्रत्येक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सीमांत श्रमिकों की उपस्थिति, ठीक है, सीमांत श्रमिकों की उपस्थिति, बहुत से लोग मुख्य श्रमिक, ठीक है, बहुत से लोग मुख्य श्रमिक 183 दिन से कम काम के रूप में या अल्प रोजगार की स्थिति में है, मतलब कि जिनके पास में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में 183 दिन से भी कम काम है, ठीक है। 6 पॉइंट हम लिख सकते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में श्रमिक दर क्या है, मतलब वहां पर मेहनत करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कृषि और श्रम की उच्च आवश्यकता को दर्शाते हैं। जो कृषि हो गया, जो हमारा श्रमिक दर अधिक है वहां पर, और कृषि और श्रम की उत्पादन उच्च आवश्यकता, मतलब कि जो हमारे देश के अंदर में जो आवश्यकता है, या कृषि की जो आवश्यकता है, श्रम की जो उच्च आवश्यकता है, आवश्यकता को दर्शाते हैं। क्या है, राज्यों में श्रमिक दर अधिक है, मतलब मेहनत करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, जो कृषि और श्रम की उच्च आवश्यकता को दर्शाते हैं। आवश्यकता, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो। आइए ये वाला कर लेना, क्षेत्रीय शिफ्ट, प्राथमिक हो गया अप्राथमिक कृषि क्षेत्र, द्वितीयक निर्माण और तृतीयक क्षेत्रों की ओर धीमी गति से कार्यप्रबल का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब कि क्षेत्रीय शिफ्ट का मतलब क्या है, जो अब जो शिफ्ट क्या हो रहा है, प्राथमिक से लोग क्या जा रहे हैं, द्वितीय में जा रहे हैं, द्वितीय से लोग तृतीय की ओर में जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है हमारा 28 का ए, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम ऊर्जा का एक महज आवश्यक स्रोत है, बिल्कुल सही बात, आवश्यक स्रोत है, और इसके शोधन से कई उप उत्पाद जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो ऊर्जा के एक आवश्यक स्रोत है, बिल्कुल सही बात आएगा, उससे हमारे को ऊर्जा मिलता है, हमारी गाड़ी या परिवहन ये सब चलते हैं, और इसके शोधन से अब जब हम पेट्रोलियम का जो हम इसको क्या करते हैं, पेट्रोलियम का परिष्कृत करते हैं, उसको हम साफ सुथरा करते हैं, तो उसके कई सारे बहुत सारे उत्पाद भी होता है, पेट्रोलियम से कई सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हमारे को उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। ये ना हमारा आएगा ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हमारे, जैसे कि ये मत लिखना, जैसे कि पेट्रोलियम था ना हमारे को, तो बताना था हमारे को, तो सिर्फ और सिर्फ अ, पेट्रोलियम ऊर्जा का पेट्रोलियम लिखा हुआ पड़ा ना, पेट्रोल तो नहीं है ना, पेट्रोलियम ऊर्जा के एक आवश्यक स्रोत है। ये तो गलत हो गया, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। देखो, जैसे कि हम पेट्रोल के बारे में लिखेंगे, पेट्रोल के बारे में सिर्फ और सिर्फ लिख देना, पेट्रोल कारों हो गया, दोपहिया वाहनों में ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है, हमारा जो होता है, और इसके बारे में, और पेट्रोल के बारे में जैसे कि हमने पहला लाइन, इसके देखो मैं आपको बताता हूँ, पेट्रोल के बारे में आपको क्या लिखना है, पेट्रोल एक ऊर्जा का स्रोत है, जहां जहां पे जो इसका ऊर्जा का उपयोग किया है, पेट्रोल का, ये पेट्रोलियम का, ठीक है, पेट्रोलियम के अंदर में सारे सारे आ जाते हैं ना हमारे ईंधन, तो फिर क्या ऊर्जा का, पेट्रोलियम के अंदर में तो सारे सारे आ जाते हैं, डीजल भी आता है, एलपीजी भी आता है, तेल भी आता है, ईंधन भी आता है, और ईंधन तेल भी आ जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम के अंदर में तो पेट्रोलियम मतलब सारे के सारे गैस, पेट्रोल, डीजल सभी तो आ जाते हैं, या अलग शब्द भी है। चलो, इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर आएगा पेट्रोलियम का, मैं इसको कमेंट्स में बताता हूँ, इसको कमेंट्स में लिख करके मैं दे दूंगा, ठीक है, पेट्रोलियम ऊर्जा का, बस इसके आगे देख लो, इसके कई सारे कई उप उत्पाद है, मतलब इसके द्वारा कई सारे वस्तुओं का, अन्य उत्पाद का निर्माण किया जाता है, तो उसको कर लेना, बाकी जो खाली सिर्फ और सिर्फ जो इसका दो उदाहरण है मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो पहला हमारा जाएगा परिष्कृत उप उत्पाद, ठीक है, तो प्लास्टिक और पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर जैसे कि थैलियां, पैकेजिंग, खिलौने, घरेलू सामान से बनाए जाते हैं, पैराफिक मोम हो गया, मोमबत्ती, क्रीम और वैसलीन बनाए जाते हैं इससे, और हमारा कोलतार हो गया, सड़कों के निर्माण के लिए हमारा कोलतार बनाया जाता है, बुटमैन हो गया, ठीक है,
और स्नेह तेल, ठीक है, स्नेह तेल हो गया हमारा, स्नेहक तेल मशीनों के पुर्जों में घर्षण कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कोई टोटल इसके यहाँ से ना आपको 3 पॉइंट याद होना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है। तो 3 पॉइंट इधर से याद कर लेना, 3 पॉइंट्स इधर से याद कर लेना, और 3 पॉइंट ऊपर वाले के लिए मैं 3 पॉइंट मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 28 का बी है। ठीक, आसान क्वेश्चन है। सतत पोषणीय विकास के लिए गैर अपरंपरागत स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन समय की मांग है। मतलब कहने मतलब है कि भाई अब जो समय ऐसा आता जा रहा है कि हमारा जो जो भी हमारे जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल डीजल ये सब समाप्त होने वाले हमारे संसाधन है। ठीक है, कोयला हो गया, ये सब हमारे समाप्त होने वाले संसाधन है। तो अब जो समय आते जा रहा है तो हमारे जो समय अब आ रहा है हमारे गैर परंपरागत स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, जल ऊर्जा हो गया, ये सबको ना बोला कि इन सबको तुम बढ़ाओ। अब जो आने वाला समय है ना वो बोल रहा है कि भाई तुम इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल और आपका पेट्रोल डीजल हो गया ये सब आपके समाप्त होते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारे को बताना है कि सतत पोषणीय विकास के लिए गैर अपरंपरागत स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन हमारे को उत्पादन समय की मांग है। मतलब कि हम इसको उदाहरण सहित कथन के वाक्य भी करना है। मतलब कि इसके अंदर में हमारे को बताना है कि हम कैसे गैर अपरंपरागत स्रोत हमारे ऊर्जा के जो हमारे के ऊर्जा का ऊर्जा इससे उनसे हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं कैसे, और क्यों उसका मांग समय की मांग क्यों उसके समय की मांग है वह भी हमारे को बताना है। क्योंकि समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हमारे ये सब क्या हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कोयला पेट्रोल हमारा कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, और डीजल हो गया, ये सब समाप्त होने वाले इसलिए। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण सहित लिखना आएगा हमारे को। ठीक है, उदाहरण सहित लिखना आएगा। एक सेकंड हो जाना। ठीक है, तो हम जो है मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट ये है मेरा, सौर ऊर्जा। ठीक है, भारत में जैसे कि उष्णकटिबंधीय देश में सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक है, इसमें सूर्य का जो प्रकाश होता है, ऊर्जा आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, बहुत मात्रा में आता है। और सौर पैनल के माध्यम से घरों, छतों, उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे राजस्थान और गुजरात में विशाल सौर पार्क है। तो हमारे को एक पॉइंट ये लिखना है, एक इसका उदाहरण हमारे को लिख देना। मतलब कि सौर ऊर्जा जो हमारे जैसे कि हमारे जो भी अनवीकृत जो हमारे को गैर परंपरागत स्रोत हैंगे, उसको हमारे को क्या करना है, उसके हमारे को नाम लिखना है, उसके बारे में वाक्य करना है, उदाहरण भी लिखना है हमारे को। ठीक है, चलो करते हैं। सेकंड हमारा पवन ऊर्जा। ठीक है, ऐसा जो आपका ना उदाहरण जो है ना, ये तीसरा हमारा है, चौथा हमारा ये है, और पांचवा हमारा ये है। ठीक है, तो आपको मैं बोलता हूँ 3 तक क्या करना, दूसरे क्वेश्चन का लिखो, दूसरे क्वेश्चन की व्याख्या करोगे, उसका उदाहरण लिख देना। तीसरा क्वेश्चन की व्याख्या करोगे, उदाहरण आप लिख देना। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना, चौथे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्वार ऊर्जा की परिभाषा लिखना बस, और तू भूतापीय ऊर्जा की परिभाषा लिखना बस। 5 मार्क्स आपके, 5 मार्क्स यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, पवन ऊर्जा। यह एक स्वच्छ और कभी न खत्म होने वाला स्रोत है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में पवन चक्कियों के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और गैर ऊर्जा बायोगैस हो गया हमारा। ठीक है, गैर ऊर्जा बायोगैस। ठीक है, जैसे कि एलपीजी। ठीक है, एलपीजी यह किसी अपशिष्ट पशुओं और मानव अपशिष्ट से उत्पन्न होती है, और यह न केवल बिजली देती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए भी स्वच्छ ईंधन भी प्रदान करती है। ठीक है, ज्वार ऊर्जा करते हैं, समुद्र से आने वाले ज्वार भाटे का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन की जाता है, ये लिख देना बस। ठीक है, और चाहो तो ये भी लिख ही देना एग्जाम्पल। चलो, भूतापीय ऊर्जा हमारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की उष्मा का उपयोग करके। ठीक है, उदाहरण के लिए लद्दाख की पूगा घाटी और हिमाचल के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा की परियोजना हमारे है। ठीक है, तो ये हमारे को मतलब कि जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ये बताना था कि भाई हम कैसे गैर अपरंपरागत स्रोतों का हम यूज करके ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो उन सब की हमारे को वाक्य करना आएगा। प्लस में समय की भी मांग है। तो समय की क्यों मांग है, तो हम एक चीज और एक लाइन उसमें और देना, समय की इसलिए मांग है, आप लिखना समय की मांग इसलिए है क्योंकि जो हमारे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला, पेट्रोल, डीजल हमारे समाप्त होने वाले संसाधन है, इसलिए हमारे को गैर अपरंपरागत स्रोतों का यूज करना चाहिए। और ठीक है, इतना पहला लाइन लिख देना। फिर इसके बाद में हमारे को पहला लाइन आपको ये लिख दोगे ना, तब इसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये पॉइंट लिख देना, एक पॉइंट ये लिख देना, एक पॉइंट ये लिख देना, और एक पॉइंट ये लिख देना बस। 5वां पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया ऊपर में, वो एक पॉइंट लिख देना पूरा। ठीक है, तो वहां से एक पॉइंट हो गया, बाकी 4 पॉइंट लिख दो, 5 में से 5 पॉइंट आपके हो गए, 5 में से 5 बार आपके फिक्स हो गए यहाँ। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये वाला सेकंड सेट पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है,
और आशा करता हूँ आप को ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वाली वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना। चैनल पे आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। एंड इस वाली वीडियो पर कमेंट जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों से हमें शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के नए में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।